हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक वेरिएशंस, जिसमें हमारा मेन टॉपिक रहेगा म्यूटेशन। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले जो लोग ये पढ़ चुके होंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है या न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, डीएनए आरएनए का थोड़ा सा उनको बेसिक आइडिया होगा कि प्यूरिन्स क्या होते हैं, पिरिमिडिन्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें पता होंगी तो वो उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं वो तो क्योंकि एक सेपरेट लेक्चर है न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ ताकि एकदम से क्योंकि इसमें जो टर्म्स आएंगे वो अगर जिसने पढ़ा नहीं होगा तो उसको एकदम समझ में नहीं आएंगे। देखिए बच्चों, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन किससे बना होते हैं? प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है। ऐसे ही जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का हो सकता है, आरएनए और डीएनए। न्यूक्लिक एसिड ये आरएनए भी ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो जो इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, करेक्ट। न्यूक्लियोटाइड्स उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं या तीन केमिकल्स, इसमें छोटे छोटे केमिकल्स से मिलकर बना होता है। पहला होता है पेंटोज शुगर। कोई भी न्यूक्लियोटाइड एक बना होगा पेंटोज शुगर से, एक होगा उसमें साइक्लिक नाइट्रोजनस बेस और तीसरा होता है उसमें एक या तीन फॉस्फेट ग्रुप। तो इन तीन चीज़ों से बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक हो गए न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या हो गई? वो छोटी छोटी ईंटें जो न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। न्यूक्लिक एसिड अगेन दो टाइप के हो सकते हैं, डीएनए और आरएनए। और न्यूक्लियोटाइड खुद इन तीन चीज़ों का बना होता है, पेंटोज शुगर, साइक्लिक नाइट्रोजनस बेस और एक या तीन फॉस्फेट ग्रुप। तो इसमें कौन कौन से आपके एलिमेंट आ गए, यानी किसी भी न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से तीन एलिमेंट हमको हमारी बॉडी में होने चाहिए ये बनाने के लिए? आपको पता है जो शुगर होती है, शुगर क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमेशा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहता है। नाइट्रोजनस बेस है तो ऑफ कोर्स एक यानी नाइट्रोजन एलिमेंट चाहिए और फॉस्फेट ग्रुप तो फॉस्फोरस चाहिए, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये पांच एलिमेंट चाहिए न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए। अब बात करते हैं पेंटोज शुगर की। पेंटोज शुगर बच्चों दो टाइप की हो सकती है। पेंटोज शुगर दो टाइप की हो सकती है, एक होती है राइबोज और एक होती है डीऑक्सी राइबोज। राइबोज होती हैं जो ये सब डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बस जस्ट ब्रीफ आइडिया। राइबोज शुगर आरएनए में होती है और डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में होती है, ठीक है। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जिसमें पेंटोज शुगर हमारी राइबोज होगी, यानी है ना, वो बनाएंगे आरएनए, और जिसमें डीऑक्सी राइबोज होगी वो बनाएंगे डीएनए। इनका नाम ही यही होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी। तो अब बात करते हैं, ये फॉस्फेट ग्रुप तो रहने दीजिए, ये एक या तीन से फॉस्फेट ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। अब है जो हमारा साइक्लिक नाइट्रोजनस बेस है। साइक्लिक नाइट्रोजनस बेस का मतलब ये है कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा वो एक साइक्लिक फॉर्म में होगा, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये नाइट्रोजन बेस इंपॉर्टेंट है। तो ये नाइट्रोजन बेस हमारे दो टाइप के अगेन हो सकते हैं। एक होते हैं, इनको हम दो में बांटते हैं, एक होते हैं प्यूरिन्स और एक होते हैं पिरिमिडिन्स, ठीक है। एक होते हैं प्यूरिन्स, एक होते हैं पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स अगेन दो प्यूरिन्स होते हैं, एक होता है एडेनिन जिसको हम ए से दिखा रहे हैं, और एक होता है ग्वाइनिन जिसको हम जी से दिखाते हैं। पिरिमिडिन्स तीन होते हैं, एक होता है थाइमीन जिसको टी से दिखाते हैं,
साइटोसिन जिसको सी से दिखाते हैं और यूरेसिल, ठीक है, जिसको हम यू से दिखाते हैं, ठीक है। तो जो देखो ये जो साइक्लिक नाइट्रोजनस बेस है, दो टाइप के हो गए, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, ठीक है। इसमें अब जैसे अगर डीएनए है, ठीक है, अगेन डीएनए और आरएनए में इसमें डिफरेंस होगा। अगर डीएनए है तो इसमें कौन से प्यूरिन्स होते हैं बच्चों? डीएनए में प्यूरिन्स होते हैं एडेनिन और ग्वाइनिन, ठीक है। और पिरिमिडिन्स क्या होते हैं उसमें? साइटोसिन और थाइमिन। जबकि अगर आरएनए की मैं बात करूं, आरएनए में प्यूरिन्स होते हैं बच्चों ग्वाइनिन और एडेनिन, यानी सेम रहते हैं प्यूरिन्स, लेकिन जो पिरिमिडिन्स होते हैं वो अलग होता है, ठीक है। साइटोसिन तो होता ही है, लेकिन थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, करेक्ट है। अब ये होता है कि एक प्यूरिन पिरिमिडिन से प्यूरिन और पिरिमिडिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये भी क्या कहना चाहिए इसे, ये भी कांस्टेंट है कि हमेशा ग्वाइनिन साइटोसिन से बॉन्डिंग करेगा, हमेशा ग्वाइनिन साइटोसिन से बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं ये। और एडेनिन या तो थाइमिन या यूरेसिल से बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो अगर डीएनए है, मैंने बताया डीएनए में कौन सा पिरिमिडिन है? थाइमिन, तो उस समय एडेनिन थाइमिन से बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। और अगर आरएनए है, आरएनए में मैंने क्या बताया कि क्या होता है? यूरेसिल, तो उस समय थाइमिन एब्सेंट होगा, उस केस में जो ये एडेनिन प्यूरिन है वो किससे बॉन्डिंग करेगा? यूरेसिल पिरिमिडिन से। इसको हम एक्चुअली एक कंप्लीट लेक्चर है उसमें लेंगे, बस मैंने थोड़ा सा आपको ये, क्योंकि इसमें अभी जब हम जेनेटिक वेरिएशंस पढ़ेंगे उसमें टर्म्स आएंगे ए, जी, सी, टी, तो उस समय आपको ये पता होना चाहिए कि इनके क्या मीनिंग है। अब बात करेंगे जेनेटिक्स की, ठीक है। जेनेटिक्स में आज का हमारा है जेनेटिक वेरिएशन, यानी कैसे कैसे किसी इंडिविजुअल में या किसी स्पीशीज़ में कैसे कैसे वेरिएशंस आ सकते हैं। तो जेनेटिक वेरिएशन बच्चों दो टाइप के होते हैं। जेनेटिक वेरिएशंस जो होते हैं ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में देखे जाते हैं, क्योंकि जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं बच्चों जनरली वो क्लोन्स या उनके मतलब क्योंकि अपने ही टाइप्स बनाते हैं ना जेनेटिक वेरिएशंस। तो जेनेटिक वेरिएशन सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है रिकॉम्बिनेशंस यानी नए कॉम्बिनेशंस बनना, और एक होता है म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज, करेक्ट। अब पहले हम पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेशंस क्या होता है। रिकॉम्बिनेशंस क्या होता है कि जो पेरेंटल जीन्स है, यानी जो मदर और फादर में जो जीन्स हैं वो शफल होके नए कॉम्बिनेशंस हमको दे रहे हैं, नए जीनोटाइप दे रहे हैं, यही मतलब है रिकॉम्बिनेशन का। ये तीन टाइप से हो सकता है। पहला तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम है मियोसिस के टाइम में या गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में, तो अलग अलग कैरेक्टर्स का, अलग अलग ट्रेट्स का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, क्रोमोसोम्स का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, तो उससे क्या होगा? नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे। दूसरा क्या है कि लिंक्ड जो क्रॉसिंग ओवर जो हमने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था उसमें क्या हो सकता है कि जो किसी क्रोमोसोम में लिंक्ड जीन्स हैं जिनकी टेंडेंसी एक साथ जाने की है, अगर उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है तो आपको रिकॉम्बिनेशंस मिलेंगे, रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशंस मिलेंगे। और तीसरा है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो गैमेट्स बनते हैं, फादर में दो टाइप के गैमेट बनेंगे, मदर में भी दो टाइप के गैमेट्स बनते हैं। एक अगर मैं उसकी बात करूँ, जब हम गैमेट फॉर्मेशन देखेंगे तो एक जैसे ओ साइट है तो वो आप देखोगे कि चार वो गैमेट बनाता है, ठीक है। ऐसे जो एक
स्पर्मेटोगोनिया होता है वो 4 स्पर्म्स बनाता है ना, तो इन गैमेट्स का रैंडम फ्यूजन हो सकता है, कोई भी गैमेट किसी से भी मिल सकता है, यानी जिस गैमेट में जो भी करेक्टर गया होगा अगर वो दूसरे उससे मिल जाएगा तो वो एक नया करेक्टर शो करेगा, या फिर अगर वो किसी और फीमेल दूसरे अगर ओवम से मिलेगा तो वो दूसरा करेक्टर उसमें आएंगे ना। तो ये सब जो रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, उनसे भी रिकॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो डिफरेंट करेक्टर्स के डिफरेंट सेट ऑफ करेक्टर्स होंगे, डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेट्स होंगे। तभी आप देखते होंगे कि जो सिबलिंग्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के क्लोन हैं, आप अपने भाई बहन के क्लोन नहीं है, है ना। हो सकता है कि आप बहुत चीज़ों में उनके जैसे हों, लेकिन बहुत सारे करेक्टर्स आपके उनसे अलग भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है रिकॉम्बिनेशन में कि ये अगर हम किसी पॉपुलेशन में जितने भी करेक्टर्स हैं, सपोज ए से लेकर जेड तक किसी पॉपुलेशन में करेक्टर्स हैं जो कि उस पॉपुलेशन में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन को बना रहे हैं उनमें वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो क्या होगा कि रिकॉम्बिनेशन में वो करेक्टर्स, जो नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं उस पॉपुलेशन में वो सेम रहेंगे, सिर्फ उनका कॉम्बिनेशंस चेंज होंगे, ठीक है। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको दिखेंगे, जिससे डिफरेंट आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप दिखेंगे, लेकिन जो टोटल करेक्टर्स हैं पॉपुलेशन के वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब बात करते हैं, मेन चीज़ है म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब होता है सडन चेंज। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो म्यूटेशन क्या होता है, कोई भी हेरिडेबल चेंज। म्यूटेशन होता है हेरिडेबल चेंज, कोई ऐसा चेंज जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा, यानी हेरिडेबल होगा। हेरिडेबल चेंज होगा किसमें, इन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, या तो जीन के स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ जीन और क्रोमोसोम, या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, या फिर चेंज आएगा इन क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। तो कोई भी ऐसा हेरिटेबल चेंज मीन्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकता है, कोई ऐसा चेंज हमेशा हेरिटेबल होना चाहिए, ठीक है। किसमें, या तो जीन के स्ट्रक्चर में, या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, या फिर क्रोमोसोम के नंबर में। तो इसे हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। उससे क्या होगा कि अगर जीन का स्ट्रक्चर चेंज होगा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा, या क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आएगा, तो वो एक जो सेल को, जो डॉटर सेल को मैसेज जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसके जो जेनेटिक मैसेज वो जो भी जाएगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इससे ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में चेंज, मतलब जो भी मैसेज सेल के पास जाएगा उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म का वो पर्टिकुलर फिनोटाइप आपको दिखेगा। ये जो टर्म है, ये म्यूटेशन जो है वो दिया था ह्यूगो डी वेरीज। अगर आप ह्यूगो डी वेरीज आपको याद होंगे तो मैंने आपको जो 3 साइंटिस्ट बताए थे जिनको कि कहा जाता है रीडिस्कवरर ऑफ मेंडल, जिन्होंने मेंडल के लॉज को रीडिस्कवर किया था, उसमें ये भी थे उसमें से, ठीक है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किए थे इवनिंग प्राइमरोज में और ओनिथोरा लैमार्कियाना में, ठीक है। तो इन पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट जब किए तो इनको दिखा कि अचानक से कोई चीज़ चेंज हो रही है, और बाद में उन्होंने इस सडन चेंज को म्यूटेशन नाम दिया था। इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। आपने जब मे बी 11th में आपने इवोल्यूशन जब पढ़ा होगा तो उसमें अलग अलग डार्विन थ्योरी और ये सब लैमार्किज्म ये सब पढ़ा होगा। तो बच्चों जो इवोल्यूशन होता है उसमें म्यूटेशन भी एक मेन रोल प्ले करता है। तो इन्होंने वही दी थी म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, अपनी बुक में इन्होंने पब्लिश करी थी, द म्यूटेशन थ्योरी, करेक्ट। अब टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, 2 टाइप के म्यूटेशन हो सकते हैं, या तो जीन में म्यूटेशन आएगा,
और या तो क्या जाएगा क्रोमोसोम में। ठीक है, या तो म्यूटेशन जीन में आ सकता है या फिर किस में आ सकता है, क्रोमोसोम में आ सकता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जीन म्यूटेशन की। जीन म्यूटेशन, तो जीन म्यूटेशन में क्या है, अगर जीन के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, ठीक है, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन, अगर किसी जीन के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो वो हो जाएगा जीन म्यूटेशन। इसमें जनरली सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चेंज आएगा, या सिंगल नाइट्रोजन बेस में आपको चेंज दिखेगा। ठीक है, इसीलिए क्योंकि सिंगल एक बहुत छोटा चेंज आता है, इसीलिए जीन म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन भी कहा जाता है। पॉइंट म्यूटेशन अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर में ध्यान से सुना होगा तो पॉइंट म्यूटेशन हमने सिकल सेल एनीमिया के केस में ये टर्म आया था और मैंने बताया था कि पॉइंट म्यूटेशन क्या एक बहुत माइन्यूट चेंज है उस, और बोला था कि उसको बाद में डिटेल में देखेंगे। तो जीन म्यूटेशन को ही पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं क्योंकि जीन के स्ट्रक्चर में बहुत छोटा सा चेंज आता है। आप कह सकते हो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आएगा या सिंगल नाइट्रोजन बेस में चेंज आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा बेस पेयर में अगर चेंज आ रहा है, अगर एक से ज़्यादा बेस पेयर में चेंज आ रहा है तो इसे हम ग्रॉस म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा ये कम होते हैं, हमें सिर्फ जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन पे ही ध्यान देना है। ओके, तो जब कोई भी जो जीन म्यूटेशन होता है, ठीक है, कोई भी जब जीन म्यूटेशन होता है वो होता है जब आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, आपको पता है, यानी रेप्लिकेट करता है, तो जब उस कॉपी बनाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, जब नया स्ट्रैंड डीएनए का बन रहा है पुराने स्ट्रैंड से, तो उस समय जनरली जो जितने भी जीन म्यूटेशन होते हैं उसी समय होते हैं कि जब डीएनए अपनी कॉपी बना रहा होता है उस समय कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, तो इसके वजह से जो नया स्ट्रैंड बनता है उसमें म्यूटेशन आ गया। इसीलिए हम जीन म्यूटेशन को एक टर्म और दिया गया है, वो है कॉपी एरर म्यूटेशन। ठीक है, यानी डुप्लीकेट कॉपी बनाते समय कोई ना कोई एरर हो गया। अब वो छोटा पोर्शन जीन का जो म्यूटेट कर सकता है, ठीक है, वो जीन का वो सबसे छोटा पार्ट, वो सबसे छोटा पोर्शन जिसमें कि एबिलिटी है कि वो म्यूटेट कर सके, वो उसके अंदर चेंज आ सके, उसे हम बोलते हैं म्यूटॉन। क्या बोलते हैं? म्यूटॉन। ठीक है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ जीन दैट कैन म्यूटेट। ओके, तो स्मॉलेस्ट म्यूटॉन क्या होगा? वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पेयर डीएनए का। ठीक है, किसी भी जीन में म्यूटॉन क्या होगा? वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पेयर डीएनए का जो जिसमें वेरिएशन आ जाता है। आपको देखिए बहुत जीन दो आप ये हम इसमें पढ़ रहे हैं कि जीन डीएनए में बहुत छोटा सा चेंज आ रहा है, बहुत माइनर चेंज आ रहा है, लेकिन इसके इफेक्ट जो होते हैं इसके बहुत ज़्यादा आगे जाके बहुत ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट भी आपको दिखते हैं। कैसे कि वैसे तो एक छोटा सा आप कह रहे हो कि सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है या किसी सिंगल नाइट्रोजन बेस में चेंज आ रहा है, लेकिन अगर आप सिकल सेल एनीमिया का आप फिर से अगर आप उसको रिवाइज करो अपने दिमाग में, तो उसमें भी एक बहुत छोटा सा चेंज था कि सिर्फ एक कोडॉन चेंज होने की वजह से प्रोटीन डिफरेंट बन जा रहा था सिकल सेल एनीमिया के केस में ना, जो बीटा हमने हीमोग्लोबिन की चेन पढ़ी थी उसकी वजह से इंडिविजुअल को सिकल सेल एनीमिया हो जा रहा था। ठीक है, तो दो ये चेंजेस बहुत माइनर होते हैं, लेकिन इनके जो इफेक्ट होते हैं वो बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं। इनफैक्ट सिकल सेल एनीमिया के केस में जो इंडिविजुअल है जब तक वो 20-25 साल के होते हैं तो वो उस समय ये बहुत फेटल
उनके लिए ये जो डिजीज़ है बहुत फेटल हो जाती है, बहुत जानलेवा टाइप की भी हो जाती है। सिंगल पेयर ऑफ सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का एक सिंगल पेयर में वहाँ पर चेंज हुआ था। ओके जो जीन म्यूटेशन है, अगर वो किसी के फिनोटाइप में अगर वो चेंज ला रहा है, फिनोटाइप क्या होता है कि पहले भी बताया था मैंने, फिनोटाइप क्या होता है, जो आपको कैरेक्टर्स दिखते हैं, विजिबल होते हैं ना। तो अगर जीन म्यूटेशन आप तभी डिटेक्ट कर सकते हैं, आप तभी देख सकते हैं, या आपको तभी वो विजिबल होगा जब वो किसी भी इंडिविजुअल के जिसमें म्यूटेशन हुआ है उसके फिनोटाइप में अगर वो चेंज लाए। अगर जीनोटाइप में अगर वो चेंज ला रहा है, उसका कोई भी इफेक्ट फिनोटाइप में नहीं दिख रहा है, तो वो मोस्टली अनडिटेक्टेबल चले जाएंगे। अब ये भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर जीन है, ठीक है, तो उसमें अलग अलग, सपोज कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, उसमें अलग अलग जगह पे, सपोज ये नॉर्मल क्रोमोसोम था, कभी इसमें यहाँ पर म्यूटेशन हो गया, कभी यहाँ पर हो गया, कभी यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो किसी में यहाँ पर हो गया, किसी में यहाँ पर हो गया, है ना। तो कोई भी पर्टिकुलर जीन में कितने भी जगह पर या सेवरल पॉइंट म्यूटेशंस हो सकते हैं, तो इस तरीके से वो अपने मल्टीपल एलील्स भी बनाता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई कि कोई भी जीन कितने भी उसमें पॉइंट म्यूटेशन हो सकते हैं। सपोज कि जब उसने डीएनए का रेप्लिकेशन हो, तो कोई डीएनए के पर्टिकुलर स्ट्रैंड में कहीं पर आ गया प्रॉब्लम, फिर जब नॉर्मल डीएनए का फिर से जब रेप्लिकेशन हुआ तो दूसरे पॉइंट पर प्रॉब्लम आया, है ना। तो इस तरीके से मल्टीपल एलील्स बन जाएंगे। अब होते हैं म्यूटेबिलिटी या म्यूटेशन रेट। म्यूटेशन रेट या म्यूटेबिलिटी यानी किसी भी जीन के म्यूटेशन होने की एबिलिटी क्या है या उसका म्यूटेशन रेट क्या है। तो ये जो है जीन टू जीन डिफर करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर जीन का म्यूटेशन रेट या म्यूटेबिलिटी उसकी सेम होगी। तो जिन जीन्स की म्यूटेशन होने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एबिलिटी ज़्यादा है, उनको हम बोलते हैं अनस्टेबल जीन, और जिनमें ये फ्रीक्वेंसी कम है, रिलेटिवली वो कम रेट है जिन जीन्स में म्यूटेशन होने का, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल जीन्स बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि म्यूटेशन की डायरेक्शन हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर अगर डीएनए स्ट्रैंड है तो उस स्ट्रैंड में यहाँ से म्यूटेशन स्टार्ट होगा, है ना। हो सकता है उस स्ट्रैंड में कहीं से भी म्यूटेशन स्टार्ट हो। तो आप कभी भी जो म्यूटेशन की डायरेक्शन है उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और ना ही उसकी डिग्री प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा म्यूटेशन होगा। तो डायरेक्शन एंड डिग्री दोनों ही म्यूटेशन की हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ और हो सकती है कि कोई जीन म्यूटेट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो वो म्यूटेटेड जीन था, ठीक है, जिसमें म्यूटेशन हुआ, अब वो जो म्यूटेटेड जीन था वो उसमें फिर से ऐसा म्यूटेशन हुआ कि वो अपने नॉर्मल जीन में बदल गया। मैंने आपको बताया था कि दो टाइप से हम जब हमने ड्रोसोफिला पढ़ा था, आई थिंक ड्रोसोफिला पढ़ा था, उसमें मैंने बोला था कि एक था रेड आई, एक था वाइट आई, है ना। तो जो रेड आई था वो वाइल्ड टाइप ट्रेट थी, वाइल्ड टाइप जीन था। वाइल्ड टाइप मैंने क्या बोला था, वाइल्ड टाइप का क्या मतलब होता है, जो नॉर्मली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और म्यूटेट क्या होता है, म्यूटेंट या म्यूटेट क्या होता है, या म्यूटेटेड जीन क्या होता है, जो कि नॉर्मल से अलग होता है। तो जो नॉर्मल होता है वो वाइल्ड होता है, और जो उससे अलग होता है, अगर चेंज आता है तो वो म्यूटेटेड जीन बोलते हैं उसे, ठीक है। तो कोई म्यूटेटेड जीन अगर दोबारा से म्यूटेट हुआ और अपने वाइल्ड टाइप यानी नॉर्मल में बदल गया, तो इसको हम बोलते हैं बैक या रिवर्स म्यूटेशन। समझ रहे हैं। तो अगर कोई म्यूटेटेड जीन अपने दोबारा से म्यूटेट हुआ और बैक टू वाइल्ड टाइप हो गया, तो हम इसे बोलेंगे बैक या रिवर्स म्यूटेशन, ठीक है। क्योंकि म्यूटेशन इसमें क्या हो गया, बैक चले गया, रिवर्स हो गया। अब म्यूटेशन आपके सोमेटिक सेल में भी हो सकता है और जर्मिनल सेल में भी हो सकता है। तो ऐसे इनफैक्ट कुछ
ऐसे ऑर्गन हो सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल में जिसमें कि नॉर्मल सेल भी प्रेजेंट हो और म्यूटेटेड सेल भी प्रेजेंट हो। ऐसे ऑर्गन्स को हम टर्म देते हैं कायमेरा। ठीक है, तो ये वो ऑर्गन्स होते हैं जिसमें म्यूटेटेड सेल और नॉर्मल सेल प्रेजेंट होते हैं। अच्छा बच्चों, म्यूटेशन लीथल भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा म्यूटेशन हो गया कि वो डेंजरस, मतलब कि जानलेवा भी हो सकता है, लीथल भी हो सकता है, कभी कभी हार्मफुल भी हो सकता है कि जान तो नहीं गई लेकिन इंडिविजुअल के लिए वो डिसएडवांटेजेस है, हार्मफुल है। म्यूटेशन न्यूट्रल भी हो सकता है कि म्यूटेशन तो हुआ लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये न्यूट्रल भी हो सकता है। म्यूटेशन बच्चों एडवांटेजेस भी हो सकता है। अगर कोई ऐसा म्यूटेशन हुआ जिससे कि जो इंडिविजुअल है उसको उसकी सर्वाइव करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो गई और नॉर्मल इंडिविजुअल से, है ना, तो उस केस में म्यूटेशन एडवांटेजेस भी हो सकता है। ठीक है, यानी सर्वाइबिलिटी ऑफ द फिटेस्ट भी इसमें हम कह सकते हैं कि अगर वो इंडिविजुअल आपने पढ़ी होगी सर्वाइबिलिटी ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे फिट है वो सर्वाइव करेगा। तो कभी कोई पॉपुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर जीन म्यूटेट हो गया और वो उस प्रॉब्लम से उसको उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल उससे म्यूटेशन की वजह से वो उससे लड़ पाया, तो उस केस में म्यूटेशन एडवांटेजेस भी हो सकता है। ज़्यादातर म्यूटेशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रिसेसिव होते हैं और बहुत ही कम डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, रिसेसिव होते हैं और बहुत ही कम डोमिनेंट होते हैं। अब बच्चों जीन म्यूटेशन हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो बच्चों जो ये जीन म्यूटेशन है ये 2 टाइप का हो सकता है। ठीक है, जीन म्यूटेशन 2 वजह से हो सकता है। एक होता है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल कह लीजिए या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, तो या तो ये नेचुरल हो सकता है यानी स्पॉन्टेनियसली कोई अचानक से म्यूटेशन हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया और इसके लिए इंटरनल रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी बाहर के फैक्टर्स की वजह से, यानी जो इंड्यूस किया जाता है, इंड्यूस म्यूटेशन। ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये हम बाद में देखेंगे इनको क्या क्या हो सकते हैं। जैसे एक्सरेज हो सकती हैं, अलग अलग एक्सरेज हो गई, टेम्परेचर में कोई वेरिएशन हो गया। अब जीन म्यूटेशन के 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इन्वर्जन, एक होता है सब्स्टिट्यूशन और लास्ट है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो ये हैं जीन म्यूटेशन के टाइप। किसके टाइप, यानी 3 टाइप के जीन म्यूटेशन हो सकते हैं, इन्वर्जन, सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जो टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।